हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा है जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन के बारे में हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स उसके देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल में आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक रसायन आपकी होती क्या है उसकी बात की गई थी। तो ऑर्गेनिक रसायन क्या है? जहां पर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं आपके, वो सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनकी संख्या की हमने क्या बोला, बहुत ज्यादा है। इसीलिए इनके लिए स्पेशली कार्बन की एक ब्रांच रखी गई कि इसमें स्टडी करिए इनके बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक जो चीजें हैं ऑर्गेनिक रसायन को पढ़ने से पहले वो समझते हैं। जहां पर हमने क्या क्या देख लिया था, कार्बन की अलग अलग प्रकार से उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें गुण हैं, वो सब हम देख रहे थे। तो सर्वतोमुखी गुण आपने बोला कि उसमें टेट्रावेलेंसी है, और कार्बन का नेचर ऐसा है कि श्रृंखलन का गुण उसमें पाया जाता है, यानी कैटिनेशन होता है। ठीक है, वो सब हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें देखी, हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, सिग्मा पाई बॉन्ड्स, उसमें देखे कि आपके सिग्मा पाई बॉन्ड किस प्रकार से होते हैं, कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है, उसकी बात की। फिर वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर में पाया जाएगा उसकी बात की। एक तो डैश के रूप में अगर आप स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड को डैश की फॉर्म में दिखाएंगे तो आपका डैश स्ट्रक्चर होता है, और अगर आप डैश हटा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप लाइन के रूप में स्ट्रक्चर को दिखाएंगे तो वो रेखा आबंध यानी लाइन स्ट्रक्चर आपका हो जाता है। ओके, इतनी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने क्या बोला, इन सिंपल स्ट्रक्चर्स के अलावा कार्बन का मॉलिक्यूल जो एक्चुअली होता है, कार्बनिक यौगिक जो होता है, वो कैसा होता है, त्रिविमा में होता है। त्रिविमीय सूत्र जो संरचना है वो होती है उसकी, यानी 3 डायमेंशन में उसका ओरिएंटेशन आप बोल सकते हैं। या ओरिएंटेशन के अलावा आप अगर सिंपल मॉलिक्यूल की बात करें तो 3 डायमेंशन में आपको उसका क्या दिखेंगे, उसके एटम्स दिखेंगे कि अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग बॉन्ड के थ्रू दिखते हैं। तो किस तरह से, इस प्रकार हमने बताया था कि जैसे कार्बन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके सेम प्लेन में होंगे, लेकिन जब H और इस दूसरे H की बात की जा रही है, ये इनका जो बॉन्डिंग होगी वो किस प्रकार होगी कि सॉलिड बॉन्डिंग हमें बताती है कि आपकी आगे की तरफ को वो होगा, और वो एटम का अगर डैशेस में बॉन्ड दिखाए गए हैं तो यानी वो वाला एटम उस प्लेन से पीछे की तरफ होगा। समझ रहे हैं? अगर ये प्लेन है, सपोज इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये तो इसी प्लेन में होंगे। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, ये तो ये सॉलिड वेज से जो बॉन्ड दिखाया गया है ये आपका आगे की ओर H होगा, और अगर इस दूसरे जो डैश से दिखाया गया है ये वाला बॉन्ड की बात करें तो ये कार्बन के पीछे साइड के होगा इस स्क्रीन के। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का वो शेप बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको मेनली 2 टाइप से आप लोग क्लासिफाई करते हैं। एक आपका एसाइक्लिक और ओपन चेन आता है, दूसरा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन आता है। ठीक है, या इसको आप कहेंगे कि आपके एलिफेटिक कंपाउंड, और ये आते हैं आपके चक्रीय कंपाउंड। चक्रीय कंपाउंड को 2 तरह से बांटा जाता है, आपका एक होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक का ग्रुप हो जाता है, एक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का हो जाता है। बेसिकली ये होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को आप कभी कभी एलिसाइक्लिक वाले पार्ट में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड, और वहीं पर आपका होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक आपने बोला। एसाइक्लिक एलिफेटिक हमने देख लिया था, जो ओपन चेन वाले थे वो सारे किस में आ रहे थे, इसमें आ रहे थे। ये आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स इसमें आएंगे। एलिसाइक्लिक वाला बोलता है, एलिसाइक्लिक में आपके 2 आएंगे, होमो और हेटेरो। ठीक है, और एरोमेटिक में आपके आते हैं बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक के आपने एग्जांपल देखे थे, फ्यूरेन, थायोफिन, पायरिडीन, जहां पर आप क्या कह रहे थे कि अब साइक्लिक तो होगा, लेकिन साइक्लिक में आपके कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाता है, जिससे यहाँ पर आपने ऑक्सीजन, यहाँ पर थायोफिन में एस, यहाँ पे पायरिडीन में एन जोड़ दिया था रिंग में। ओके, देन हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की थी। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप कहता है कि पूरा जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में आपका कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम ऐसा होगा कि जिसके जो पूरा मॉलिक्यूल है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए सिर्फ वो
एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि उत्तरदायी होगा। ठीक है, समझते हैं। जैसे मैंने कहा ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला होगी, लेकिन इन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसके पास ये वाला ग्रुप है OH। ठीक है, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, इसकी कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो उन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए वो कुछ भी हो सकती है, कि वो किस कंपाउंड से जुड़ करके आपका क्या प्रोडक्ट दे रहा है, या फिर वो किस प्रकार किससे रिएक्ट कर रहा है, या वो किस तरह से बन रहा है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो सब जो होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, यानी रासायनिक गुणों के अंदर जिनको आप पढ़ेंगे, वो रासायनिक गुणों के लिए सिर्फ जो मैंने ये बॉक्स के अंदर ग्रुप दिखाया है जिसमें 2 एटम है आपके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये OH का ग्रुप आपका क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा इसको। ओके, इससे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि इधर कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, फर्क किससे पड़ रहा है, इससे। ठीक है, तो आपका यही क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो वो मेन होता है हर जगह। जैसे हमने बोला, एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ये एक कंपाउंड है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी तो आपकी कार्बन की श्रृंखला हो गई, इसके अलावा इसमें एक ग्रुप जुड़ रहा है CH। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप ऑफ एटम है, परमाणुओं का एक समूह है, जिसके कारण इस पूरे मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिर्फ इस पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए उतना उत्तरदायी नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये होता है। जब आप गलनांक की बात करेंगे, क्वथनांक की बात करेंगे, तब आपका कार्बन की चेन भी देखी जाती है कि कितनी कार्बन की चेन है, कितने उसमें मॉलिक्यूल्स आपके एटम्स जुड़ रहे हैं, जिससे कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, परमाणु हो सकता है कोई, या परमाणुओं का समूह हो सकता है, जो क्या करेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए उत्तरदायी होगा, या पूरे मॉलिक्यूल की आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इस पर निर्भर करेंगी कि ये कौन से टाइप का है। ठीक है, क्या ये अल्कोहल है, क्या ये एल्डिहाइड है, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या ये कीटोन है आपका, या फिर आपका ईथर एस्टर, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया था। फिर हमने होमोलोगस सीरीज की बात की। तो होमोलोगस सीरीज क्या हो गई आपकी, एक ऐसी सीरीज जहां पर कि जो आपके मेंबर्स होंगे उनमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा सिर्फ, और बाकी उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या कह रहे हैं कि आपका, सपोज अगर मैं होमोलोगस सीरीज की बात कर रही हूँ, तो 2 अगर मेंबर ले रही हूँ तो दोनों में OH ही होगा। OH ही होगा, मतलब अगर एक में OH है तो दूसरे में भी OH होगा, और एक में अगर आपका CHO है तो दूसरे में भी क्या होगा, CHO होगा। ओके, डिफरेंस किसका आता है, डिफरेंस आता है एक CH2 यूनिट का। किसका आएगा, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। ओके, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए। अगर मैं कह रही हूँ कि ये आपका मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसमें आप एक CH2 ज्यादा लगा दीजिए, तो CH3 और OH ये तो सेम हो गया, एक CH2 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गए, ये दोनों होमोलोगस हो गए। ओके, उसके बाद यहाँ देखते हैं HCHO है एक। ठीक है, इसमें एक CH2 ऐड कर रहे हैं, तो HCHO पहले, CHO है, CHO यहाँ पे भी है, यहाँ पर एक H है, CH2 का डिफरेंस हमने लाना है, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए CH3, तो CH3 CHO, तो ये भी क्या हो जाएंगे, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज कहती है कि आपके सेम फंक्शनल ग्रुप के, सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब आपकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जहां पर कि आपको एक CH2 यूनिट का डिफरेंस और एक CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 14 होगा, और 14 मास यूनिट का डिफरेंस वहां पर देखा जाएगा, तो वो एक ही होमोलोगस सीरीज के क्या होंगे, मेंबर होंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके,
चलिए, तो इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, यानी नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यानी आपके कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यानी कि अब जिन कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिनका आपने स्ट्रक्चर देखा, शेप देख लिया, अब उनका नामकरण किया जाएगा। नामकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब हमने कहा अल्कोहल है या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, लेकिन है तो दोनों अलग अलग ना। अगर एक CH2 यूनिट का भी डिफरेंस आ रहा है, 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। तो जब दो लोग अलग हैं तो उनके नाम भी अलग होने चाहिए, ठीक है। या हम क्या कहते हैं कि कार्बनिक यौगिक तभी अलग हैं जब उनके नाम अलग हैं। अगर दो कंपाउंड का नाम अलग हो जाता है, ठीक है, तो नाम अलग होने से क्या पता लगता है कि वो दोनों चीजें अलग है। जैसे हम दो लोगों की बात करते हैं, अगर उन दोनों के नाम अलग हैं तो इसका मतलब वो अलग अलग है। ओके, उनमें अलग अलग होने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज अलग होंगी, यानी उनमें गुण अलग होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर समान है भी, होमोलोगस सीरीज के केस को लेकर चलें, अगर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान हो, लेकिन वहां पर तब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी न किसी तरह का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जब आप दो चीजों को अलग होने की बात कर रहे हैं तो अलग होने का मतलब कुछ ना कुछ उन दोनों में डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस जब हम देखते हैं तो अभी आवश्यकता पड़ती है उनको नामकरण देने की। तो नामकरण क्या कहता है? नामकरण कहता है कि एक आप कॉमन सिस्टम ले लो, यानी कि क्या आपका सामान्य विधि से, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कहता है कि एक आपका आता है कॉमन सिस्टम, यानी कि सामान्य विधि से, ठीक है। और दूसरा आता है आपका, पहले को समझ लो, कॉमन। कॉमन सिस्टम क्या कहता है? कॉमन है जो बहुत, ठीक है। आप लोगों का कुछ ना कुछ घर का नाम होता है, वो घर का नाम कहाँ तक सीमित होता है? घर तक ही होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपकी सोसाइटी में या जिस गली मोहल्ले में आप रहते हैं, आपके गांव में, वहां पर। और कहाँ ज्यादा से ज्यादा आपके किसी रिश्तेदार को पता होगा कि हाँ इसका ये नाम है घर का। लेकिन एक नाम आपका ऐसा होता है कि जो सभी को पता है, वो कैसा होता है? ऑफिशियल। तो वो जो घर का नाम है आपका, वो कैसा होता है? कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का घर का नाम होता है। घर का नाम यानी जैसे सिर्फ इंडिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इंडिया घर है, ठीक है, भारत। तो भारत में सिर्फ उसका नाम उस तरह से प्रचलित होगा या उस तरह से यूज किया जाएगा जो भारत में पढ़ाई या पढ़ी जाने वाली केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत। लेकिन जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर उसी कंपाउंड का नाम या उसी यौगिक का नाम कुछ और हो सकता है। तो कॉमन सिस्टम में यही एक मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि सेम कंपाउंड को अलग अलग एरिया में या अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से पढ़ा जा रहा था, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब दो कंट्री के दो स्टूडेंट सेम प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो कैसे उस टॉपिक को, उस यौगिक के बारे में पढ़ें या पढ़ाएं जो उसका यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि अलग अलग नामों से वो उसको पढ़ चुके, ठीक है। तो जब ये वाली कॉमन सिस्टम से हम नामकरण यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जनरली, लेकिन बाद में इसको और अच्छे से बताने के लिए जब IUPAC आया तो उसने क्या कहा कि आप IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, IUPAC समझते हैं, इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर क्या किया गया, नामकरण किया गया कार्बनिक यौगिकों का। ओके, और वो नामकरण के लिए उन्होंने अलग अलग रूल दिए, नियम दिए कि आप इनके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, नामकरण कीजिए और नामकरण बताइए। क्योंकि अगर हम कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी नाम लेकर चल रहे थे तो वो नाम बहुत ज्यादा संख्या में हो रहे थे। ठीक है, कभी कभी कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ नाम ऐसे थे कि जो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हर इतने हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, यानी कार्बन से बने हुए यौगिक हैं, इनकी संख्या मिलियंस में थी, यानी लाखों की संख्या में थी। तो लाखों कंपाउंड का अलग अलग नाम याद रखना उतना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए आईयूपीएसी सिस्टम यूज किया गया। आईयूपीएसी सिस्टम ने रूल दिए कि तुम अब, हमने तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया, इससे नाम बनाओ, नाम दे दिया है तो उससे स्ट्रक्चर बनाओ, या तुम्हारे पास केमिकल फॉर्मूला आ गया है तुम उससे अपना आईयूपीएसी नाम बना लो। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो तरह से क्या देखा, नामकरण देखा कार्बनिक यौगिक का, एक आपका कॉमन सिस्टम से देखा और दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम या आईयूपैक सिस्टम भी इसको आप कहते हैं, इसके द्वारा नामकरण देखा। ओके, चलिए, तो कॉमन सिस्टम में आप अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग अलग क्लासेस देखेंगे, वहां पर आप समझते हैं कि किस प्रकार से कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका नामकरण होता है। ठीक है, तो पहले कॉमन सिस्टम को ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉमन सिस्टम में जैसे हम सिंपल आपका हेलोजन का केस लेके चल लेते हैं। ठीक है, या आपका कोई भी जैसे कि एल्काइल हैलाइड लेके चल लेते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन प्लस उसमें कोई हेलोजन कंपाउंड होगा। हेलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, यानी हेलोजन है आपके। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड है कोई, उस एल्काइल हैलाइड का नाम इसी तरह से आता है जैसे एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी अगर आपका कोई कंपाउंड है तो उसके कॉमन सिस्टम में क्या कहा जाएगा, उसको जैसे एक कार्बन की श्रृंखला है तो मिथाइल, और उसके साथ Br जुड़ा हुआ है तो आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। समझ गए, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड आपका क्या होगा, CH3Br। ओके, और कोई है सपोज जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड क्या होगा, CH3 CH2 और यस क्लोराइड है। तो इस तरह से ये क्या होगा, कॉमन नेम हो गए इनके। ओके, तो आपका एल्काइल हैलाइड करके, एल्काइल हैलाइड क्या बताता है कि जितनी कार्बन उसमें उसके अकॉर्डिंग आप मिथ इथ बता दीजिए कि क्या है, और उसके बाद YL उसमें जोड़ दीजिए तो मिथाइल, इथाइल, इस तरह से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। और जो भी आपका हेलोजन होगा उसका आप ब्रोमो, आइडो, क्लोरो इस तरह से बोलते हैं, और उसमें आइड ऐड कर लीजिए, आइड। ओके, ओ हटा करके आईडी ऐड कर लीजिए, तो इस तरह ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये आपका क्या बन जाएगा, कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस एल्काइल हैलाइड का नेम हो जाएगा। ओके, तो ये कंपाउंड है आपके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे दूसरा। दूसरा इस कॉमन सिस्टम में क्या होता था, एक तो हमने बोला कि ये किसी सिंपल जगह पर आपका छोटी लोकेलिटी में या बहुत कम एरिया में नोन होगा वो नाम। दूसरा कैसे रखे गए, वो नाम इस प्रकार रखे गए कि उनमें गुण क्या है उनके आधार पर, या वो कहाँ से पाए जा रहे हैं, जो उनका सोर्स होगा जहाँ से उनको लिया गया होगा उसके आधार पर उनके नाम रख दिए, इसीलिए उनको क्या बोल दिया, सामान्य नाम बोल दिया। जैसे हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं,
जो आपके खट्टे वाले फल होते हैं, खट्टे वाले फल यानी लेमन हो गया, नींबू, ठीक है, संतरा हो गया, ठीक है, ऑरेंज और मौसम्बी हो गई, तो ये सारे आपके सिट्रस फ्रूट में आते हैं, सिट्रस फैमिली के फ्रूट हैं। तो इसीलिए ये फ्रूट खट्टे होते हैं यानी सोर टेस्ट में, और खट्टे कौन होते हैं, एसिड होते हैं। ओके, तो क्या हो गया, सिट्रस फ्रूट थे, खट्टे थे यानी कि उनमें एसिड प्रेजेंट था, और सिट्रस फैमिली के हैं तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया कि उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सिट्रिक वर्ड कहाँ से आया, इस सिट्रस से आया। ओके, जो बता रहा था कि ये सिट्रस फैमिली का है, कि इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो सिट्रिक एसिड, उस एसिड का, जो एसिड वहां पर प्रेजेंट होता है उसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया था। ओके, और जैसे आपका चींटी में कौन सा एसिड होता है, चींटी की जो डंक होती है, फॉर्मिक एसिड, तो ये भी उसका क्या है, कॉमन नेम है। तो इस तरह से आप रसायन में कुछ कॉमन नेम्स पढ़ते हैं और कुछ फिर क्या पढ़ेंगे बाद में, इन्हीं के आप IUPAC नेम देखेंगे। तो ये कॉमन नेम उतने सही तरीके से क्या नहीं बता पा रहे थे इसके स्ट्रक्चर के। एक्चुअली स्ट्रक्चर है कैसा एसिड का, अगर हम सिट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं तो सिट्रिक एसिड से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितनी वहां पर कार्बन के एटम्स हैं, या फिर उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार है, कहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, और सिर्फ यही पता चल रहा है कि सिट्रिक एसिड में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एसिड है इस वजह से। लेकिन उससे ज्यादा हमें कोई भी चीज पता नहीं चल रही है, ना कि हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से नहीं निकाल सकते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहीं पर कॉमन सिस्टम के अलावा कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से या उस जो आपका क्या मिला नेम मिला है उस नाम से ही आप सिर्फ क्या पता कर लें, मॉलिक्यूलर मास पता कर लें, कई चीजें पता कर सकते हैं। तो एक ऐसे सिस्टम की क्या थी, आवश्यकता थी। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। चलिए, तो अभी क्या कहा गया, अभी कहा गया कि सिट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये इनके कैसे हैं, आपके कॉमन नेम है। पर ये कॉमन नेम हमें ज्यादा चीजों की जानकारी क्योंकि नहीं दे रहे हैं, तो एक हमें ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी जहां पर हम क्या बोले कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ज्यादा चीजों के बारे में हमें जानकारी दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉमन सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर दिया गया है या सामान्य विधि के द्वारा या सामान्य नाम जो है कंपाउंड वो प्रचलित नहीं है। कुछ कुछ IUPAC नाम किसी किसी कंपाउंड्स के बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको याद रखना या उनको नॉर्मली प्रयोग में लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से ऐसे जटिल यौगिकों का या ऐसे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिनका कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम होता है उनके लिए आज भी सामान्य नाम उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य नाम भी अपने आप में क्या है, आवश्यक है। जब आप अलग अलग कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पर आप क्या करते हैं, उनके IUPAC नेम भी देखते हैं और उनके क्या भी देखते हैं, जो आपके कॉमन नाम है वो भी। ठीक है, तो अभी एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ी जैसे मैंने आपको बताया, और जैसे मैंने आपको नोमेनक्लेचर में पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा सिस्टम है जो क्या है, IUPAC। ठीक है, जब ये IUPAC आ गया, ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब मैं कुछ नियम बनाता हूँ, रूल्स बनाता हूँ, जिसके अनुसार आप क्या कीजिए, अपने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कीजिए। ठीक है, तो IUPAC का जो पहला नियम है वो कहता है कि आपका जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में एक लॉन्ग कार्बन चेन देखिए। क्या देखिए, और वो लॉन्ग कार्बन चेन क्या कहलाएगी, आपकी पेरेंटल चेन कहलाएगी।
यानी आपकी जनक श्रृंखला उसको कहा जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? इससे क्या समझ में आया कि जनक कार्बन की श्रृंखला, जनक श्रृंखला वो श्रृंखला होगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग या लंबी कार्बन की श्रृंखला वही होगी ना जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु पाए जाएंगे, किसके? आपके कार्बन के या हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, सी और एच के। तो इस प्रकार जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वो आपकी क्या होगी जाएगी? जनक श्रृंखला या पेरेंटल चेन जिसे आप कहते हैं। ओके, चलिए, तो अभी आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, उस मॉलिक्यूल में देखिए कि कौन सी आपकी पेरेंटल चेन। ओके, तो यहाँ पर आपकी कई श्रृंखलाएं बन रही हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं। एक आपकी ये श्रृंखला है, ठीक है, एक आपकी ये श्रृंखला है, और एक आपकी ये पूरी श्रृंखला है। तो अलग अलग कलर से मैंने अलग अलग श्रृंखलाएं दिखा दी। श्रृंखला आपको बता रही है कि कितने कार्बन एटम कहाँ पर उपस्थित है। ओके, चलिए, एक ये वाली जो फर्स्ट हमने बनाई थी, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं इसमें, 5 कार्बनों की श्रृंखला है ये। ठीक है, एक यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला ये है। एक आपको यहाँ पे दिख रही है 1 2 3 4, 4 कार्बन की ये वाली श्रृंखला भी है। ओके, एक आपको ये सीधी दिख रही है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला ये वाली। हमने किसकी बात की? हमने कहा लॉन्ग कार्बन चेन, जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी। ठीक है, तो आपको ये वाली श्रृंखला 4 कार्बन एटम की है। ठीक है, तो इसको आप इरेज कर दो क्योंकि ये आपकी सबसे लंबी तो नहीं होगी। ठीक है, और कौन सी? ये वाली भी 4 है, तो ये भी आपकी सबसे लंबी नहीं होगी। ओके, फिर कौन सी बची? ये और ये बची। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों लगभग समान ही। तो चाहे आप इसको कहिए या इसको कहिए, नोमेनक्लेचर आपका सेम ही होगा। तो क्या होगी? एक आपकी पेरेंटल चेन हो गई, दोनों समान ही है, चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, 5 ही कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, अगर आप इसको मानते हैं तो इसके लिए ये वाला मिथाइल ग्रुप ब्रांच में हो गया, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, CH3 है। अगर आप इसको मानते हैं तो इसके लिए भी ये सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच में है, और दोनों ही केस में आपका दूसरे नंबर के कार्बन पे आ रहे हैं मिथाइल। कैसे? यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि हमने यहाँ पर पेरेंटल कार्बन चेन देख ली है। तो आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या देखनी होती है कि उसमें पेरेंटल कार्बन चेन कितनी, कौन सी है। ठीक है, तो पेरेंटल कार्बन चेन कौन सी होगी? जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आपको मिलते हैं। ओके, जल्दी से इसे बनाइए, फिर हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं। चलिए, तो ये पहला रूल हो गया आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पेरेंटल कार्बन चेन हमने देखी। अब ये किस में हो सकती है? ये हो सकती है आपकी शाखा में या फिर एक लंबी चेन में। एक लंबी चेन क्या कह रही है? एक लंबी चेन कह रही है कि आपके पास सिर्फ एक ही कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया। श्रृंखला के रूप में आपको क्या मिल रहा है? हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं?
चेन हाइड्रोकार्बन में सिर्फ आपको चेन मिलेगी। ओके, तो ये आपको चेन मिल रही है। अब इसमें आपके कार्बन कितने हैं? जितने कार्बन होंगे उसके लिए आपने पहले से पढ़ रखा है कि जैसे आपका एक कार्बन होता है तो उसके लिए क्या आता है, मिथ आता है। आपका 2 कार्बन होंगे उसके लिए इथ आएगा। आपके 3 कार्बन है उसके लिए प्रोप आता है। 4 के लिए आपका ब्यूट आता है। 5 के लिए आपका पेंट आता है। 6 के लिए हेक्स आता है। 7 के लिए आपका हेप्ट आता है। 8 के लिए आपका क्या आता है, ऑक्ट आता है। इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, 1 2 3 4, ये क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ओके, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां पर है, आप इनमें से वो वाला उसके संगत नाम उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन एटमों की श्रृंखला है आपकी। ठीक है, तो 4 के लिए क्या आता है आपका, ब्यूट आता है। ठीक है, आपने लिख दिया ब्यूट। और हमने पढ़ा है, क्योंकि ये चेन हाइड्रोकार्बन किसमें है, चेन हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड मतलब यहाँ पर आपके सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आएंगे। ओके, इस तरह से CH3 है पहला, ये पहला कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन, एक ये दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, फिर ये 2 इससे, फिर यहाँ पे कार्बन है ये भी 2 हाइड्रोजन से, फिर ये लास्ट वाला कार्बन आपके 3 हाइड्रोजन से जुड़ता होगा। ठीक है, इस तरह से सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड, एक एक बॉन्ड बन रहे हैं सबके बीच में। तो ब्यूट आ गया, और जब भी सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसके लिए आता है एन। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड लगेंगे इनके पीछे, जैसे ही आपको पता चल गया कि सपोज 2 कार्बन है वहां पे, तो 2 के लिए इथ आ गया, इसके आगे लगा दोगे एन। 3 कार्बन है तो प्रोप के आगे लगा दोगे एन। 4 कार्बन है ब्यूट के आगे लगा दोगे एन। 5 कार्बन है उसके लिए पेंट के आगे लगा दोगे एन। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, तो यानी ब्यूट और ब्यूट के आगे क्या लगा दोगे, ANE। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। ओके, तो जैसे आपने ब्यूटेन बोला तो आपको पता है ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम। ठीक है, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से श्रृंखला में, और किस प्रकार जुड़े हुए हैं, अपने संगत उन्होंने वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन रखा हुआ। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ रहे हैं, और एन आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आपको अगर सिर्फ ये ब्यूटेन, जो कि IUPAC नेम है इसका, अगर सिर्फ ब्यूटेन दिया जाता है तो उससे आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपने IUPAC के रूल पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपको सब कुछ पता है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम, एन का मतलब क्या है, सैचुरेटेड है, सिंगली बॉन्डेड है। ठीक है, और क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ उसमें प्रेजेंट हो गया। ओके, तो होपफुली आपको नॉमेनक्लेचर में इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, एक होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। IUPAC नेम लिखना है आपको होमवर्क में। पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड। ठीक है, इन दोनों का आपको IUPAC नेम लिखना है, ये आपका होमवर्क है। तो होपफुली बच्चों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया है अपने कार्बनिक रसायन के अंदर उन कार्बनिक यौगिकों का। ओके, जिनको हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। नोमेनक्लेचर में अभी बहुत
अच्छा टॉपिक ये है क्योंकि आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ोगे उनके नॉमेनक्लेचर आपको करना ही होता है, नामों के बारे में आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो अभी आपको ये बेसिक जो चल रहा है आईयूपीएससी का उसको पहले अच्छे से समझना है, फिर हम और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते जाएंगे। ओके, जो होमवर्क दिया है उसको आप करेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।